10 अगस्त के एडिटोरियल नोट्स, हिंदू और एक्सप्रेस दोनों के एडिटोरियल डिस्कस किए जाएंगे। द हिंदू का एडिटोरियल है ईदर कल्पेबल और इनकॉम्पिटेंट। ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए थे ये उनके बारे में है। बच्चों ने वहाँ पे कोई हथियार नहीं लेके गए थे, यानी कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। कोई बच्चे वहाँ पे लाठी बंदूक लेके जा सकते थे बट कुछ लेके नहीं गए थे, क्योंकि आपके मेरी तरह आम लोग थे वहाँ पे। और सरकार ने लेकिन उनके ऊपर काफ़ी पैलेट गन्स भी चलाई थी, जो कि सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट कह रही है कि पैलेट गन इंजरीज आई हैं उस दिन। या तो सरकारी रिपोर्ट गलत है वो फिर, है ना। तो सारी चीज़ें हैं। एंड वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि पुलिस ने बहुत अश्लीलता भी मतलब कई सारी वीडियोज़ चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर है ये। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने आपको 3 मॉडल क्वेश्चंस दिए हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है, जिसकी आपको खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पहला आ सकता है कि प्रोटेस्ट ठीक है या नहीं है, मतलब प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में होना चाहिए या नहीं, या फिर प्रोटेस्ट इज अ फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप। कहाँ होते हैं प्रोटेस्ट? डेमोक्रेसी में ही होंगे ना यार। कैसा क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। कैसे आंसर करोगे? क्या बोलोगे? नहीं बनती। पुलिस जो मर्जी कर सकती है ये लिखोगे? नहीं लिखोगे ना, ये तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी बनती है। सिंपल है ना। कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को, चीजें बड़ी सिंपल है। तीसरा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया ना, तो यूथ को क्या चुल मच रही है, मतलब क्या दिक्कत क्या हो रही है यूथ की, सुन तो लो जरा उनकी बात। तो तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, राइट। तो पहला है द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी डिस्कस विद रेफरेंस टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला कि जो प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेसी का फीचर होता है, कोई एनॉमली नहीं है कि अरे बाप रे प्रोटेस्ट हो गया, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। मतलब इंडिया में आज से कितने प्रोटेस्ट हुए हैं यार 1947 के बाद, क्या वो सारे गलत थे? नहीं है ना। तो बस ऐसे मना क्यों कर रहे हो कि प्रोटेस्ट गलत है? प्रोटेस्ट तो इट इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, एज सिंपल एज दैट। डिसेंट इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। दूसरी बात, ऐसा कहना कि सर हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ 5 साल बाद का वेट करना चाहिए, उसके लिए आप इंटरव्यू में एक सिंपल सी बात बोल सकते हो कि सर आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट वर्क को हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आउटसोर्स कर रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क पे किसी कंपनी को कुछ ठेका देती है, तो क्या गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है उस कंपनी को कुछ कहने का? अगर हमने कोई काम आउटसोर्स किया है, जिस कंपनी को आउटसोर्स किया, क्या हम उस कंपनी से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे? अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल बाद रिन्यू होगा, तो क्या हम 3 साल बाद ही उससे बात करेंगे? नहीं। अगर हमारे घर में कोई काम करने आ रहा है वर्कर, तो हम तो उससे कंटिन्यूस बात में रहेंगे ना, बातचीत करते रहेंगे, रिव्यू देते रहेंगे, उसको फीडबैक देते रहेंगे, अपने हिसाब से काम करवाते रहेंगे। तो फिर ये बात पता नहीं किसने दिमाग में भर दी कि डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन, इलेक्शन 5 साल बाद, तो लोगों की सरकार से बात मतलब राजा जी से बात 5 साल बाद ही होनी चाहिए। मतलब कितनी बेवकूफी सी बात है ये। किसी को ठेका देते हो, आप किसी का काम करते हो, तो आपका बॉस भी तो आपको, आपका एनुअल अप्रेजल होता है, तो क्या 1 साल बाद ही बात करोगे आप? बात तो ऑन अ डेली बेसिस होती है, फीडबैक ऑन अ डेली बेसिस जाता है। तो प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल के लोग सुनते नहीं है, सरकार नहीं सुनती, तो लोग फिर ग्रुप में आ जाते हैं। बहुत से लोगों की सेम ग्रीवेंस होती है तो लोग ग्रुप बना के आते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या लोगों को इशू रहता है कि सर राइट टू प्रोटेस्ट ठीक है, बट राइट टू प्रोटेस्ट का क्या मतलब, ये मतलब हुआ कि मैं जो मर्जी कर सकता हूँ? मतलब अगर मैं सड़क के बीच में जाके गाड़ी खड़ी कर दूं तो क्या वो मेरा राइट है? डू आई हैव द राइट टू पार्क माई कार इन द मिडल ऑफ द रोड? इट इज माई राइट ना, आई कैन डू एनीथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मी द राइट। नहीं। देखो तुम्हारा राइट तब तक राइट है जब तक किसी और को रॉन्ग ना हो। तुम्हारी जब तुम गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी करते हो, तो बाकी लोग के लिए जाम लग रहा है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वो आपका राइट गलत है। दूसरी बात, राइट का मतलब मनमर्जी नहीं होता। लोग अरे सोचते हैं ओ आई हैव द राइट टू फ्री स्पीच, मैं जो मर्जी बोल सकता हूं। नहीं, इसका मतलब ये होता है अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कह सकते हो भैया मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। राइट्स का मतलब आर्टिकल 19 या कि बाकी जो राइट्स उनका मतलब ये है कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप बोलो मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं अंडर सच एंड सच आर्टिकल। मन मर्जी इज नॉट इक्वल टू राइट, मन मर्जी इज अ डिफरेंट थिंग। गॉट इट। मेरा मन कर रहा है मैं कहीं, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देता है, तो मैं कहूंगा मेरा मन कर रहा है कि मैं राष्ट्रपति भवन के अंदर मूव कर जाऊं कल, कहूंगा मेरा राइट है जी। नहीं, वो मनमर्जी है, दादागिरी है। क्या मेरे, जब मैं अपने घर में रह रहा हूं तो क्या मेरे को राइट वायलेट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो फिर क्यों मैं जाऊंगा राष्ट्रपति भवन के अंदर रहने के लिए? तो राइट में और मन मर्जी में डिफरेंस को समझो थोड़ा सा। ठीक है। तो डिसेंट, प्रोटेस्ट गंदे शब्द नहीं है, दीज आर द हार्ट बीट ऑफ लिविंग डेमोक्रेसी। अगर ये नहीं होंगे तो समझ लो डेमोक्रेसी की लाश पड़ी हुई है, जान नहीं है उसके अंदर फिर। ठीक। इट इज अ सेफ्टी वॉल फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस।
आर्टिकल्स आप लिख दोगे, उनके राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई जाती हैं जो भी मैंने आपको बताया। आपने प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करनी। हम लोगों ने वहां पे कोई प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं करी थी, उन लोगों ने हमें डैमेज किया था। ठीक है। वाई इट इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, जरूरी क्यों है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि डेमोक्रेसी कैन अलाउ प्रोटेस्ट, अबे अलाउ की बात नहीं हो रही है, एसेंशियल है भाई। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय होती है, वरना अकाउंटेबिलिटी कैसे करोगे? आपने जिस कंपनी को 3 साल का 5 साल का ठेका दिया है, भैया काम कर हमारा, सरकार ने ठेका दिया है किसी को, तो सरकार काम कराएगी, उससे बात करेगी ना ऑन अ डेली बेसिस। तो वही चीज है, इट मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल बिटवीन इलेक्शंस। ये जो बीजेपी कांग्रेस और जितनी होती हैं, इनको हम ठेका देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ये, दादागिरी नहीं चलेगी इनकी, कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रखा है, काम करो वरना जाओ यहां से, सिंपल सी बात। ठीक है। गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस, क्या मतलब हुआ? जो लोग पहले से ही दबे हुए हैं, भाई आज अगर टाटा बिरला को दिक्कत है, वो वैसे ही निपटा लेते हैं अपनी दिक्कत है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो वो ट्वीट कर देते हैं, बड़े लोग होते हैं ट्वीट कर देते हैं, एकदम से एक्शन हो जाता है उनकी ट्वीट के ऊपर। कोई गरीब इंसान है, ट्वीट किया, उसके पास ट्विटर है ही नहीं, जो मर्जी करे, थाने चला जाए, कुछ एक्शन नहीं होता। तो जो बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी कब सरकार सुनेगी? तभी सुनेगी ना जब वो ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, चक्का जाम करते हैं कुछ, तब लोग सरकार फिर सुनती है, मीडिया में जब चीजें आती हैं। तो प्रोटेस्ट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस, ड्राइव्स सोशल चेंज। लोग बोलेंगे हमें दिक्कत हो रही है, तभी तो कुछ चेंज होगा। अब फार्म लॉज में फार्मर्स ने कहा तुमने इतना बड़ा कानून बना दिया कि विदेशी कंपनियां आके सारा हमारे पर टेक ओवर कर लेंगी, पूरे मिडिल खत्म हो जाएंगे, क्या चाहते हो तुम लोग? लोगों ने बोला, तभी तो सरकार ने सुना फिर। और सरकार ने जब ये फार्म लॉज वापस लिए थे ना, तो सरकार ने कहा था हम देश हित में इनको वापस ले रहे हैं। ठीक है ना? तो देश हित में लिया सरकार ने वापस कानून। तो ध्यान रखो, प्रोटेस्ट इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट एन एनोमली। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है पुलिस अकाउंटेबिलिटी पे, कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बनती है या नहीं? अब ऑब्वियसली ये तो नहीं बोलोगे सर नहीं बनती, पुलिस जो मर्जी कर सकती है सर। ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी बनती है, एवरीवन इज अकाउंटेबल, मैं आप सरकार या कोई भी, एवरीवन इज अकाउंटेबल। ठीक है। तो प्रोटेस्ट आज रहा हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी, पुलिस किस तरह से प्रोटेस्ट को हैंडल करे, ये अध्ययन का विषय है। ठीक है ना? इट इज अ समथिंग जिसपे और स्टडी होनी चाहिए। तो पुलिस एक तो काफी कठोर तरीके से प्रोटेस्टर्स को हैंडल कर सकती है, और दूसरा पीसफुल तरीके से। जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए हमने वो भी देखे, एंड साइमल्टेनियसली चंडीगढ़ और देश के बहुत सारे राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे थे। हर जगह इतनी माथामारी नहीं हो रही थी। ठीक है ना? कई जगह पीसफुल चीजें हो रही थी, तो पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, लोगों ने भी कुछ नहीं किया, वो आए बोले चले गए, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज व्हाई इज अकाउंटेबिलिटी नीडेड? इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट। भाई लोगों का ये फंडामेंटल राइट है ना कि कुछ गलत हो रहा है तो उनको बोलना चाहिए सड़क पे आके, तो लोग वही अपना काम कर रहे हैं। अगर आप शांति प्रिय लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो यानी कि आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हो। पीसफुल प्रोटेस्टर पे अगर पुलिस वाले लाठी चलाते हैं, तो ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्लियरली ऑन कैमरा। सेकंड, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि पुलिस की वर्दी पहनली तो जो मर्जी कर सकते हो तुम। इट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। 100 पुलिस वाले थे, 100 में से सिर्फ एक ने गलत काम किए, महिलाओं के साथ या कुछ किसी के साथ भी, राइट? तो पुलिस का ये काम है ना कि उसको रोके, बाद में मतलब सॉरी रोके नहीं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर सब कुछ वीडियो के ऊपर है, लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये पुलिस वाला था, तो सरकार को उसके बाद उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही, तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, राइट? तो से पीपल विल लूज द फेथ इन द पुलिस एंड स्टॉप्स एस्केलेशन। कई बार क्या होता है कि प्रोटेस्टर्स आराम से खड़े हुए थे, धरना दे रहे थे, पुलिस वाले आए, पिटाई कर दी, तो लोग तो उत्तेजित होंगे ना, भी बैठे हुए लोगों को क्यों पीट रहे हो तुम? और सबसे फेमस वीडियो तो 2020 का है मेरे ख्याल से। एक कॉलेज था दिल्ली का, प्रॉपर मतलब लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे आराम से, एंड प्रॉपर कैमरे की रिकॉर्डिंग है, लाइब्रेरी में कैमरे लगे होते हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग है पूरी, बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 मतलब पता नहीं कितने 30-40 पुलिस वाले आते हैं, आराम से देखते हैं सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो भाई मारो, सबको पीटते हैं बढ़िया बढ़िया से। अगले दिन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है कि बच्चे हंगामा कर रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने बच्चों को कंट्रोल में लिया। ठीक है, ऑन कैमरा है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, बस एक्शन कोई नहीं हुआ उनके ऊपर। अब क्या किया जाए? हाउ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी? सबसे पहले रूल्स बनाओ। क्यों? अगर आपको किसी को प्रोसिक्यूट करना है, अगर आपको किसी के खिलाफ दिखाना है कि इस बंदे ने गलत काम किया, तो सबसे पहले आपको रूल्स तो दिखाने पड़ेंगे, इसने कौन से रूल को वायलेट किया है। तो पहले क्लियर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होने चाहिए कि जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आपने किस हिसाब से लोग बच्चों को हैंडल करना है, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है। इंडिपेंडेंट चेक्स। अब
पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी कौन लीड करेगा? पुलिस वाला? नहीं ना। जैसे बताया कि यहाँ पे बड़ी गलत चीजें हुई थी। दूसरी बात, अब 20 जुलाई से 3 दिन पहले एक ट्रक था जो पुलिस ने किसी वजह से जब्त किया था। किसी होगा किसी का ट्रक, ठीक है ना, गलत तरीके से जा रहा होगा, तो पुलिस ने उसको तो जब्त किया और थाने में उसको रख लिया। नॉर्मल ट्रक था वो। अब 20 जुलाई से एक दिन पहले रात को वो ट्रक जो पुलिस के कब्जे में है पत्थरों से भरा जाता है और वहां पे प्रोटेस्ट साइट पे आ जाता है। लोग उसका वीडियो बनाते हैं कि पत्थरों से भरा ट्रक यहाँ पे क्या कर रहा है, किसने यहाँ पे खड़ा किया। तो कागजों में जो ट्रक पुलिस थाने में है वो एक्चुअली पत्थरों से भर के प्रोटेस्ट साइट पे लाया जाता है। कौन लाया था उसको? राइट, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राइट, तो ये कौन चेक करेगा? अगर पुलिस ऐसी हरकतें कर रही थी तो कौन चेक करेगा इन चीजों को? पुलिस वाले खुद करेंगे चेक। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी तो बनती है इन चीजों में। मॉडर्न ट्रेनिंग, अब पुलिस वालों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि आपने किस तरह से लोगों के साथ सलूक करना है। कंक्लूजन क्या है? पुलिस का क्या काम है? डंडे बरसाना? नहीं, पुलिस ऑपरेशन नहीं है भैया, देश आजाद है। चाहे 2014 में मान लो आजाद है, 1947 में मान लो, एज ऑफ टुडे तो देश आजाद है ना यार। तो पुलिस इज अ प्रोटेक्टर, नॉट एन ऑपरेसर। राइट, तो अगर आप पुलिस को अकाउंटेबल बनाओगे तभी लोग यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। या तो उससे डरेंगे या उससे फिर वायलेंटली हैंडल करेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है ना। लेकिन लोग फिर रिस्पेक्ट छोड़ देंगे पुलिस वाले की। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन है कि अभी तक हमने जो देखा वो तो सिम्टम्स थे कि कोई बीमारी है, उसके सिम्टम्स है, बट असली बीमारी क्या है? असली मतलब रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि यूथ को वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। तो यूथ क्या चाहता है हमारे देश का? भाई सिंपल सी बात है, यूथ ये चाहता है कि उसको ढंग की नौकरी मिल जाए। कोई बंदा क्यों पढ़ाई करता है? इसीलिए पढ़ाई करता है ना, या उसको अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ लोग को अच्छा लगता है पढ़ाई करना मेरी तरह, बट अदरवाइज मैक्सिमम लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं बिकॉज उनको अच्छी नौकरी चाहिए होती है, एक स्टेबल लाइफ चाहिए होती है। और वो ये सोशल मीडिया में देखते भी हैं कि यार चाइना इतने आगे निकल गया, बाकी देश इतने आगे निकल गए। एंड जब मैंने चाइना का नाम लिया तो लोगों के दिमाग में आता है सर वहां पे ना सर वो तानाशाही, इसलिए वो हमसे आगे है। आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि चाइना में रिलीजन नाम की चीज नहीं है। वो भी तो रीजन होगा ना वहां पे। या हर चीज में बस आपको डेमोक्रेसी से ही दिक्कत हो रही है? इतने सारे देश हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्या वो सारी डेवलप्ड है? नहीं है। और इतने सारे देश जो डेमोक्रेसी है तब भी डेवलप्ड है वेस्ट में। तो डेमोक्रेसी को कैसे लिंक कर रहे हो आप? और रिलीजन को देखो, जितने लोग धार्मिक इंडिया के अंदर हैं, क्या यूरोप में और अमेरिका में लोग इतने धार्मिक हैं? नहीं है ना। तो फिर वो तो इतने डेवलप्ड हो गए। चाइना में लोग बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, एथीज्म है वहां पे टोटल। स्पिरिचुअल है, धार्मिक नहीं है, रिलीजियस नहीं है वो। ठीक है ना। तो सिंपली ये मत कहोगे सर चाइना आ गया है। लेकिन जब बच्चे आप लोग की तरह, जब आप लोग रील्स में देखते हो, हर जगह देखते हो कि चाइना कितना आगे निकल गया हमसे, बाकी देश कितने आगे निकल रहे हैं, सारे देश इतना आगे निकल रहे हैं, और इंडिया से लोग इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो क्या रीजन है उस चीज का? कुछ तो दिक्कत है ना। राइट। तो हमारी भी एस्पिरेशन होते हैं कि हम भी उनकी तरह कुछ जाएं। हम डिग्री भी ले लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम लिंक्ड नहीं है इंडस्ट्री से। पहले से कुछ पढ़ाया जा रहा था, हम आज भी वही चीज पढ़ रहे हैं। 70s की किताब 2010 और 20 में ही पढ़ाई जा रही है कॉलेजेस के अंदर, स्पेशली बीटेक कॉलेजेस में। राइट। तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आप उस हिसाब से पढ़ाओ चीजों को। ठीक है। जॉबलेस जरूरत है, हमेशा पढ़ते हो कि देश में इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई, साला 10 साल से तरक्की हो जा रही है, नौकरी किसको मिल नहीं रही है। एंड सरकार बड़े बड़े वादे करती है इतनी नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। तो दैट शोज ब्रोकन ट्रस्ट। तो ये 3 रीजन हमें पे लिख दोगे। उसके बाद होता क्या है कि जब कुछ नहीं मिलता तो एक लिमिट के बाद लोगों का गुस्सा फूटता है एंड वो प्रोटेस्ट करने आते हैं। ठीक है, या फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अब ये जितने ओटीपी स्कैम वगैरह होते हैं, ओटीपी स्कैम और ये साइबर अरेस्ट वगैरह, वो सब क्यों होता है? बेरोजगार है लोग, कुछ तो पागल लोग होते भी हैं, बट अदरवाइज लोग बेरोजगार भी हैं तो मजबूरी में भी करते हैं वो लोग। फिर अब घर पालना है तो क्या करेंगे? करते हैं चोरी चकारी। गलत है, टोटली गलत है, लेकिन लोग करते हैं। फिर वे फॉरवर्ड क्या है? लिंक एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, कि जैसी जो इंडस्ट्री की नीड है आप उसी हिसाब से कोर्सेज बनाओ। रिक्रूटमेंट स्पीड अप करो। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप आज एग्जाम दो, अगले दिन रिजल्ट आ सकता है। जितने सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जितने सारे नहीं होते, जितने होते हैं उनमें फटाफट करो प्रक्रिया। ठीक है। इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, जितना ट्रांसपेरेंट बना सकते हो प्रोसेस को बनाओ। उसके बहुत सारे तरीके हैं, करो तो सही। कितनी बार हुआ कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसने पेपर लीक किया था, फिर उसी कंपनी को ठेका मिल रहा है बार बार ऑन पेपर, मतलब प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं सारे काम। क्या मतलब है इस चीज का? दूसरी बात, आई वॉश नहीं होना चाहिए।
क्या दिक्कत है? आई वॉश नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ आई वॉश का। सरकार के ऊपर आरोप लगा था, बीच में लगता था कि सरकारी नौकरियां काफी कम हो गई हैं, तो सरकार ने क्या किया, मतलब सरकार के जो हेड हैं उस हेड की इमेज कम नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए अब क्या हुआ, जितने सरकारी नॉर्मली क्या होता था, आप पहले रिटन एग्जाम देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद कहीं जाके आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर जो होता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है आपको सबसे लास्ट में। ये एक रेगुलर प्रोसेस होता था कि धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। अब सरकार ने पिछले 4-5 साल से क्या किया है कि ज्वाइनिंग लेटर को रोक दिया जाता है, अब नहीं देंगे हम, फाइनल तक उसको रोक के रखो। हर 6 महीने बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं टीवी के ऊपर और डिजिटली जितने 30,000, 40,000, 50,000 जितनी भी सरकारी रिक्रूटमेंट हुई है उन सबको इकट्ठा करते हैं, बटन दबाते हैं, कहते हैं कि मैंने आप लोगों को ये नौकरियां दी हैं, राजा जी ने लोगों को नौकरियां बांट दी। अरे भैया वो नौकरी तो पहले ही मिल रही थी ना लोगों को, बट पहले स्मूथली मिल रही थी, अब उनको रोक रोक के अपने हाथ से दे रहे हो, तो क्या उससे नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ गई? लोगों को ऐसा लग रहा है, न्यूज में पढ़ के लोगों को लग रहा है, बच्चों को लग रहा है कि हाँ नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, लेकिन पहले से कम नौकरियां मिल रही हैं, बस आपने रूट बदल दिया नौकरी का, दिखा दिया कि हाँ जी उनके हाथों के थ्रू हमें नौकरी मिली है। बच्चे जीवन भर याद रखेंगे कि मोदी जी ने मेरे को नौकरी दिलाई थी, ऐसा बोलेंगे। भाई नौकरी तो पहले ही मिल रही थी, नॉर्मल से प्रोसेस था वो, बस आप रूट कर रहे हो पीएम के थ्रू उसको। तो ये क्या आई वॉश है और क्या है ये? क्या इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही इससे। ठीक है, तो द हिंदू में दूसरा आर्टिकल है, एडिटोरियल है, अ न्यू सिक्योरिटी ट्रायंगल इमर्जेस विद द मक्का पैक्ट। तो मक्का पैक्ट के ऊपर ये एडिटोरियल की थोड़ी सा ब्रीफ में नोट्स दिए हुए हैं और ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हालांकि तीनों काफी इंटर रिलेटेड है, एक बार फटाफट देख लेंगे तीनों को, ठीक है। तो हुआ क्या है कि सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि डिफेंस पैक्ट है, अगर एक के ऊपर अटैक हुआ तो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा, ठीक है, ऐसा उसमें लिखा है। अब कितना प्रैक्टिकली होगा वो बात की बात में है। फिलहाल ये चीज हुई है, इसको बोल रहे हैं MJDA, मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, या फिर मक्का पैक्ट इसको बोल लो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें सऊदी का पैसा बहुत ज्यादा है तो उसका पैसा मिलेगा, तुर्की की टेक्नोलॉजी बढ़िया है, एंड पाकिस्तान के पास बेरोजगार लोग बहुत सारे हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो बंदे सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि थोड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। लेकिन कुछ लोग उसको मुस्लिम नेटो कह रहे हैं, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जितने भी अलायंसेस है ना, जनरली वो अपने मतलब के लिए होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाए जाते हैं। तो ये कोई ऐसे परमानेंट या कोई बहुत बढ़िया भाईचारा नहीं है, इनके अंदर अपने आप ही बहुत सारी इश्यूज हैं इन लोगों के अंदर, राइट। तो ये कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं बनने वाली है कि जन्मों जन्मों का नाता है हमारा या पुराना नाता है मेरा इस देश से, वैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी किसी मतलब से लोग साथ में आए हैं, मतलब खत्म होगा, फिर लोग टूट जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। तीसरी बात ये कि जैसे सऊदी अरेबिया है, उसकी दुश्मनी है ईरान के साथ में, कल को सऊदी अरेबिया कहता है भाई ईरान को मारते हैं चलो तीनों मिलकर, या ईरान ने मेरे ऊपर मिसाइल फेंकी ना, अभी क्या हो रहा है भाई, सऊदी अरेबिया के थ्रू उसके बेसिस से यूएस से ईरान पर हमला करवा रहा है, और ईरान भी फिर आए दिन इन मिडिल ईस्ट के स्टेट्स पे मारता रहता है कुछ कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें। ईरान ने कुछ टाइम पहले भी सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स वगैरह पे हमला किया था, ठीक है ना, ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया था। तो क्या इसका मतलब है कि अब जब ईरान हमला करेगा सऊदी अरेबिया पे तो तुर्की और पाकिस्तान जाके मारेंगे ईरान को? मतलब ही नहीं। हालांकि पैक्ट है लेकिन फिर भी नहीं मारेंगे, क्यों? वो लोग पागल नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर शेयर होता है ईरान के साथ में, सऊदी अरेबिया आराम से पीछे बैठा हुआ है, उसको सिर्फ मिसाइलें फेंकनी है, मिसाइलों से बच भी जाएगा वो, लेकिन ये अपने बंदे भेज देगा पाकिस्तान और तुर्की के अंदर, दिक्कत हो जाएगी फिर एक्चुअली में, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि यार गूगल करना कि अमेरिका हर 2 साल बाद कहीं ना कहीं लड़ाई क्यों करता रहता है? वो अपनी ज्योग्राफी की वजह से कर पाता है। अमेरिका की जो ज्योग्राफी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे कोई इतना दूर है ये कि बाकी कंट्रीज यहाँ पे आके से लड़ ही नहीं सकती, इसीलिए इतना सेफ है। कहते हैं लड़ना है, ठीक है जी मैं जहाज भेज रहा हूँ, लड़ लेंगे जाके। जितने बम गिर रहे हैं बाकी कंट्रीज पे, अगर इनमें से एक बम भी गिर जाए, जैसे 9/11 हुआ था ना, 2-4 बम भी गिर गए इनके ऊपर, तो ये कहेंगे हे भगवान पूरी दुनिया नष्ट हो गई, हम पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, और रोज ईरान पे बम गिरे, दैट इज ओके। तो उसी तरह से सऊदी अरेबिया लड़ सकता है ईरान से, लेकिन पाकिस्तान और ये लोग नहीं लड़ेंगे ईरान से, क्योंकि इनको पता है बॉर्डर साथ में है, साथ वाली कंट्री है, दूर नहीं है, ईरान जब चाहे अंदर घुस जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जो कंट्री यूएस से लड़ पा रही है, अपने सारे नेबर से लड़ पा रही है, उसको अगर लोग पाकिस्तान तुर्की से पंगे लेने हो, बड़े आराम से ले लेगा वो पंगे, तो ये लोग नहीं लड़ेंगे। तो ये पैक्ट जो है ना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, लिखने में अच्छा है, और यही इंप्लीकेशन आती है इंडिया के लिए।
कि इंडिया के कुछ लोगों को डराया जा रहा है कि अरे भाई अब तो तुर्की और ये सऊदी अरेबिया सब मिलकर मारेंगे इंडिया को। भैया कोई नहीं मारेगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी पाकिस्तान की। तुर्की ने बहुत सारे भर भर के ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान में। तुर्की ओपनली सपोर्ट करता है कश्मीर को, पाकिस्तान को ऑन द कश्मीर इशू। तो तुर्की इज काइंड ऑफ एनिमी कंट्री फॉर अस, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कल को पाकिस्तान में लड़ाई होगी हमारी तो ये तुर्की और सऊदी अरेबिया आके वो अपनी फोर्सेस भेज देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। हर कोई वो लड़ाई लेता है, वो लड़ाई लड़ता है जिसमें उसको कुछ फायदा हो रहा हो, पैसे मिल रहा हो या कुछ और मिल रहा हो, सिंपल सी बात। तो हमें क्या करना है, हमें क्लोजली देखना है कि क्या चल रहा है, लेकिन हमें एक्टिवली एज ऑफ नाउ इंटरफेयर करने की या उछलने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसी के ऊपर जो मैंने बोला, इसी के ऊपर आप क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको मॉडल आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, चाहो तो वीडियो पॉज करो और एक और क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो इमर्जिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वेस्ट एशिया में चीज इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, तो इसके बारे में क्वेश्चन है सिंपल सा, इट ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये पैक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं, उसके रीजन इसमें पूछा गया है। रीजन सिंपल सा ये है कि यूएसए तभी लड़ता है जहां उसको फायदा हो रहा हो। उसने पहले कतार और बाकी कंट्रीज के बेसिस के थ्रू ईरान पे बम गिराए थे। फिर जब ईरान ने कतर पे अटैक किया था, ठीक है ना, दोहा स्ट्राइक करी थी 2025 में, तो यूएसए ने कहा चलो कर दिया ना तुमने, बदला ले लिया ना, चलो अब और मत मारना। और कतर कह रहा था भाई मेरे को क्यों मारा तुम लोगों ने मिलके, ठीक है ना। तो मेन थिंग क्या है कि यूएस तभी रिस्पॉन्ड करता है जब उसका मन कर रहा हो, अदरवाइज वो अपने एलाइज को मरने देता है। और ये बात इन लोगों को रियलाइज हो चुकी है। अभी क्या हो रहा है, ये आपका वो गल्फ है, इधर अरबिक कंट्रीज है, इधर ईरान है, ठीक है ना। यूएस से इन कंट्रीज से मिसाइलें गिरवा रहा है ईरान पे, और ईरान इनके ऊपर गिरा रहा है। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मामा मलाई खा गया। बात समझ रहे हो। तो ये भी इन कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि भैया आपस में लड़वा रहे हैं हमें ये, लेकिन बोल कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग पूरी तरह डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। तो अब धीरे धीरे ये लोग आपस में भाईचारा बढ़ा के यूएस पे डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि इस पैक्ट का रीजन क्या है, मतलब ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडिल ईस्ट में क्यों चेंज हो रहा है। क्योंकि ये लोग अपनी यूएस पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, रातों रात नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे ये लोग अपनी डिपेंडेंस कम करना चाह रहे हैं। एंड यूएस का भी यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता है यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड है, जब चाहूँ उनको लड़वा दूंगा मैं किसी ना किसी मतलब से। तो यूएस देख रहा है चाइना को, वो जा रहा है इंडो पैसिफिक में, ठीक है। एंड लोगों ने ये भी देख लिया कि इसराइल जैसी कंट्री जो कि यूएस का एकदम भाई है, इसराइल भी यूएस की पूरी बात नहीं मान रहा। इसराइल भी अपनी मनमर्जी से कर रहा है बहुत सारे काम गाजा वॉर में, तो अमेरिका की ज्यादा चलती भी नहीं है अब। अमेरिका को फर्क भी नहीं पड़ता यहाँ पे इन देशों में ज्यादा कुछ अब, ठीक है ना, सिवाय तेल के ऑब्वियसली, वो तो उसका पैसे वाली बात है उसकी, ठीक है। तो नया आर्किटेक्चर क्या है जो यहाँ पे लिखा था, सेम चीज है कि सऊदी फ्रांसिस, टर्किश टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी नंबर्स मिल जाएंगे, और ये लोग अपना खुद का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे ये लोग चाइना और रशिया की तरफ भी जा रहे हैं, यूएस पे डिपेंडेंसी अपनी कम कर रहे हैं। इंडिया के लिए क्या है भैया, इंडिया का वहां से बहुत सारा तेल आता है, रेमिटेंसेज आते हैं, लोग रहते हैं, राइट। एंड अभी तो पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है मिडिल ईस्ट में, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं चलता टाइम कब में बीत जाए एंड पाकिस्तान अपना रोल बढ़ा सकता है मिडिल ईस्ट में, तो इंडिया को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इंडिया को भी अपनी एंगेजमेंट इन अरबिक कंट्रीज के साथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस नए डिफेंस पैक्ट से इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट किस तरह से ऑल्टर हो रहे हैं। भाई पाकिस्तान को ऑब्वियसली हेल्प तो मिलेगी, चाहे वो लोग सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज साथ में आके सामने आके ना लड़े इंडिया से, लेकिन कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में तो हेल्प मिलेगी मिलेगी पाकिस्तान को। और तुर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर इशू पे, तो क्या पता सऊदी अरेबिया भी वो लैंग्वेज बोलने लग जाए, है क्या नहीं। और हमारा डायोस्पोरा और एनर्जी वहां पे है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शायद इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की मतलब इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वहां पे, तो वो भी कुछ ना कुछ काम करेगा ही, ठीक है ना। तो यस, इट इम्पैक्ट्स इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को समझाना चाहिए सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज को कि देखो तुम तेल बेचना चाहते हो ना, तो हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, तो हमने तेल से मतलब रखो। पाकिस्तान तो कंगाल देश है, वो तो तुमसे इतना तेल खरीद ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। हमारे पास इतनी बड़ी कंपनीज है, इन्वेस्ट करो, पैसे कमाओ यार, बढ़िया मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट दे रहे हैं हम आपको, आओ आपकी हेल्प होगी हमारी हेल्प होगी, मिलके काम करते हैं, मिलके ग्रो करते हैं। एंड सेकेंडली, इंडिया ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अपनी बाकी ग्रुपिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो इंडिया को बाकी ग्रुपिंग्स में एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। मेन मतलब ये है कहने का, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो इंडिया को भी अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ानी चाहिए। एज सिंपल एज स्टार्ट। ठीक है, इंडिया के लिए सिरदर्दी तो है, लेकिन अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम ढंग से काम करेंगे तो वी कैन स्टिल फाइट विद पाकिस्तान। इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वही चीज घुमा फिरा के लिखी हुई है। ठीक है, क्या इंडिया को एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि अरे कुछ करते हैं, अरे कुछ करते हैं? नहीं, हमें ज्यादा बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे, सो ज्यादा एंग्जाइटी में हमें नहीं रहना है। क्योंकि सऊदी और तुर्की के हमें अलग तरह से देखना है। इन लोगों को क्या चाहिए? सऊदी को पैसा चाहिए, ठीक है ना, पैसे से सब कुछ होता है। तो हमें सऊदी और तुर्की को इंडिपेंडेंटली एंगेज करना चाहिए पैसे के बदौलत, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट। ठीक है ना, तो हमें सऊदी अरेबिया को एंगेज करना है कि आप हमारे से इंटेलिजेंस और डिफेंस शेयरिंग और ट्रेड में कॉपरेट करो। तुर्की से हमारे रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं, बट फिर से हमें उसको एंगेज करना ही पड़ेगा, एज सिंपल एज स्टार्ट, ताकि वो और ज्यादा पाकिस्तान की तरफ ना चला जाए। राइट, इंडिया को ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि ये कैसा समझौता हो गया वगैरह वगैरह। अगर हम कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो फिर तुर्की और सऊदी अरेबिया, जो कि अभी इंडिया के अगेंस्ट नहीं है इतने, वो और ज्यादा अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर कहेंगे इसको क्या मतलब पड़ रहा है? देखो सिंपल सी बात है, हमें सारी डेवलपमेंट्स को हमारे खिलाफ नहीं देखना चाहिए। ऐसा आप बस में कहीं जा रहे हो, दो बंदे बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपके बारे में बात कर रहे हैं? यार उनको और भी तो काम है। तो ये जो बैठी है सारी साठ गांठ, मक्का पैक्ट हुआ है, देखो इंडिया के खिलाफ नहीं हुआ है, इसकी इंडिया पे इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं हुआ है। तो इंडिया को ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बस वो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें ना तो पैनिक करना है और ना ही चुपचाप बैठे रहना है। हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बाकी जितने ग्रुपिंग्स उनमें अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है, इस रीजन में अपनी प्रेजेंस हमें बढ़ानी है। एज सिंपल एज स्टार्ट। अगला एडिटोरियल है शी जिनपिंग्स डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग पार्टी। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि शी जिनपिंग जो है वो अपनी पार्टी पे अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। एक तो ये लिखा है। दूसरा इसमें ये लिखा है कि वो अपनी पार्टी को सुधार रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कड़े एक्शन लिए हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि भी किसी बंदे ने कुछ भी उल्टा सीधा काम कर दिया, करप्शन कर रहा है, रेप कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, मेरी पार्टी का है ना तो मैं डिफेंड करूंगा उसको। अच्छा दूसरी पार्टी का बंदा है, अच्छा मौका है, उसको भी ले लो अपने पास। अवर पार्टी इज ओपन फॉर एवरीवन। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ओपनली बोला है। उनसे पूछा, एक रिपोर्टर, एक साहसी रिपोर्टर ने पूछा कि बाकी पार्टीज के लोगों को जो करप्ट होते हैं, जिनके खिलाफ केसेस होते हैं गंदे गंदे से, मर्डर होते हैं, बड़े गंदे गंदे लोग हैं, आप उनको अपनी पार्टी में ले रहे हो? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपनली बोला है वी आर ओपन फॉर एवरीवन। रिपोर्टर ने दोबारा बोला मैडम क्या कह रहे हो? कहती हाँ वी आर ओपन फॉर एवरीवन। वो कह रही है ऐसे ऐसे लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर? कह रही है हाँ ओके वी आर ओपन फॉर एवरीवन। और यहाँ पे शी जिनपिंग है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है डिसिप्लिन, करप्शन करोगे मरोगे। उसने दो चार लोगों को फांसी भी दे दी वहां पे करप्शन के चक्कर में। ठीक है ना, तो वो अपनी पार्टी को सुधार रहा है। तो ये लिखा है इसके अंदर। और अपनी पार्टी को सुधार के अपनी पार्टी पे पकड़ बना रहा है, ना कि डरा धमका के कि साला तुम्हें मारूंगा मैं। मतलब सॉरी टू से, बट प्रैक्टिकल बात यही है यार। ठीक है, थोड़ा चिल होकर समझो चीजों को। एग्जाम में जितनी पॉलिश्ड लैंग्वेज लिखनी है वो यहाँ पे है, लेकिन देसी भाषा में चीजों को समझो थोड़ा सा, क्योंकि नौकरी में जाके ना ये पॉलिटिशियन तुमसे ऐसी बात करेंगे और तुम्हें थोड़ा तरीके से जवाब देना पड़ेगा। हाउ डज एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग within a ruling political party affect long term policy predictability and institutional checks। यहाँ पे दो अलग अलग बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि एक पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से देश की पॉलिसी और देश की इंस्टीट्यूशनल चेक पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये दो बातें, एक है पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा है देश पे। क्या फर्क पड़ना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब सारे डिसीजन एक ही बंदा लेता है तो उससे देश की पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ता है? सडन शॉक। एक दिन रात को 8 बजे कहते हैं कि आज से आपके नोट आपके हैं ही नहीं, वो कागज के टुकड़े हैं। तो लोगों में पैनिक होता है, कंफ्यूजन होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट किया ही नहीं, आपको लगता है आप ही एक्सपर्ट हो। सडन शॉक्स क्यों हुआ? ओवर सेंट्रलाइजेशन, सारे डिसीजन एक ही बंदा लेगा। सेकंड, फ्रीक्वेंट यू टर्न्स। कितनी बार कितनी पॉलिसीज को सरकार ऐसे ही बदल देती है? क्यों? लीडर का माइंडसेट चेंज हो गया, राजा जी का माइंडसेट चेंज हुआ, बदल दिया आपने। इज दैट इज नॉट हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स।
आप एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनाएंगे, वो लोग डिसीजन लेते हैं, जो उनका डिसीजन है आप उस हिसाब से करोगे काम। सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, उनकी मीटिंग करवाओ, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उन पर डिस्कशन होते हैं और फिर काम होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये कैसे सक्सेसफुल है? ऐसी तो सक्सेसफुल है। आपको क्या लगता है? अंबानी है, अंबानी ने जियो कैसे खड़ा कर लिया? अंबानी को रात को सपना आया, भैया जियो बना लेता हूं मैं। भैया उसने रिसर्च करी, गूगल से पूछा, भैया 5G वाला एक कंपनी लॉन्च करनी है, कैसे लॉन्च करूं 4G 5G कंपनी? वो कुछ नहीं कर रहा है यार, वो लोगों से बात कर रहा है। मतलब एक सिंपल सी बात होती है, आपको जितना काम आता है उतने काम करो। तो ऐसे टॉप के लोग, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन मतलब ये हुआ कि वो हर चीज में माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है। तो क्योंकि आप सारे काम, सारे डिसीजन एक ही लीडर ले रहा है, तो जब उसके फैसले उल्टे पड़ते हैं, उसका दिमाग चेंज हो जाता है, तो वो डिसीजन भी चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को ये नहीं समझ में आता कि हम पैसा कहाँ पे लगाएं। इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी फिर कम हो जाती है। एंड वो ये सोचते हैं प्राइवेट वाले कि काम करते हैं, ये जो लीडर है, ठीक है ना, इसी का जो क्लोज ग्रुप है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, उसके पास जाओ, वो इसकी माइंडसेट चेंज करती है, तो जैसा वो कहेगी हम वैसे ही काम करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं टू नो कि अगली पॉलिसी कहां पे आने वाली है, किस तरह की पॉलिसी बनने वाली है। इग्नोरिंग द ग्राउंड रियलिटी। एफडीआई, पता ना आपको एफडीआई कैसी रही है इंडिया की पिछले कुछ सालों में? नंबर्स देख लेना एक बार गूगल करके। इग्नोरिंग द ग्राउंड रियलिटी। लोकल लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स से सुनी नहीं जाती है। इनफैक्ट वो खुद डरते हैं बोलने से, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर एक्सपर्ट्स खुद डर रहे हैं, सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की निशानी है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं। आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये एक्चुअली में हुआ है। मोदी जी का एक इंटरव्यू हो रहा था। दो लोग बैठे थे जी न्यूज वाले, उनसे मोदी जी बात कर रहे थे। ऑपरेशन, ये जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, उसके बाद की बात है। तो मोदी जी बड़ी खुशी से बता रहे थे, यार अगर देश के प्रधानमंत्री कोई चीज बता रहा है, हम उसको रिपीट तो कर ही सकते हैं। इसमें वो गुनाह नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि जब हमें रात को ये स्ट्राइक करनी थी, तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े, ऑब्वियसली मतलब जितने आपके मिलिट्री के चीफ्स वगैरह हैं, वो सब बैठे थे मोदी जी के साथ में, डिसीजन ले रहे थे ये लोग रियल टाइम में। तो वो कहते हैं कि अचानक से न्यूज आई कि ऊपर बादल आ गए हैं, तो बादल की वजह से मुझे मिलिट्री के लोगों ने बोला कि सर मे बी वी शुड पोस्टपोन द स्ट्राइक, हमें ये स्ट्राइक अभी रहने देनी चाहिए, बिकॉज बादल है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। तो मोदी जी कहते हैं, मैंने सोचा कि बादल हैं तो हमारे हवाई जहाज छिप जाएंगे, उनके रडार हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे, जबकि रडार का मतलब ही ये होता है, रडार का पर्पज ही होता है कि बादलों को दूर देख पाए। बट मोदी जी खुश होकर बता रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि क्योंकि बादल है तो हमारे पास एडवांटेज है, उनके रडार हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे हमारे प्लेन को, और हमारा प्लेन काम करके निकल जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप प्रधानमंत्री हो या आप कलेक्टर हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, एंड आपकी मीटिंग्स हो रही है एक्सपर्ट्स के साथ में, तो अगर आप ऐसी कोई फालतू की बात कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक कि एक्सपर्ट्स को टोकना चाहिए, लेकिन सर दिस इज टेक्निकली रॉन्ग, रडार का तो काम ही ये होता है, रडार के बादल से रडार कभी प्लेन कभी छिपता ही नहीं है। बोलना चाहिए ना, लेकिन किसी ने बोला ही नहीं। और मोदी जी ये बात नेशनल टेलीविजन पे आके बता रहे हैं खुश होके। अगर एक्सपर्ट्स इतने डर रहे हैं, मतलब आर्मी के टॉप लोग डर रहे हैं बोलने से कि सर आप टेक्निकली गलत कह रहे हो, इससे नुकसान हो सकता है, तो दैट इज हाउ डिसीजंस आर बीइंग टेकन। दैट इज द केस ऑफ एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑन इंस्टीट्यूशनल चेक्स। बैलेंस ऑफ पावर होती है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, कि कोई भी सबसे ऊपर ना हो, उसके लिए पावर को हमेशा बांटा जाता है। हमें नहीं पता ना कि कौन बंदा कैसे पावर में बैठ जाएगा, इसलिए पावर को अलग अलग लोगों में बांटा जाता है। आपने कोई न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना है, तो क्या ट्रंप जब मर्जी चाहे न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है? या जो सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर वेपन है, क्या वो जब मर्जी उसका कमांडर लॉन्च कर सकता है? नहीं। कीज अलग अलग जगह होती है, जब वो दो तीन कीज मिलती हैं, कोड्स मिलते हैं, उसके बाद वो लॉन्च हो पाता है। तो जहां पे भी पावर का काम आता है, पावर को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कभी भी एक इंसान में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है। ये पावर का पहला रूल है, और ओवर सेंट्रलाइजेशन उसी रूल को वैलिडेट करती है। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, उसी के लिए हम अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। कैबिनेट, विद इन द कैबिनेट जो टॉप के बंदे ने कह दिया हम तो वही मानेंगे जी। किसी मंत्री में हिम्मत ही नहीं बोल के दिखाते कुछ भी। उसके बाद जब कैबिनेट कोई डिसीजन लेता है, कोई नया कानून बनाना होता है, तो उसके बाद वो कानून, वो जो बिल है, वो बिल पार्लियामेंट में आता है, लेकिन पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हो पाता है। वहां पे कोई कमिटीज के पास बिल ही नहीं जाते हैं। ठीक है ना। अभी जो जीएस के मैंने ई बुक्स निकाली थी, उसमें लिखा था मैंने कि किस तरह से पिछले 2-3 लोकसभा का कंपैरिजन था,
कि कितने पहले बहुत सारे बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाता था ताकि बिल्स के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस हो पाए, लेकिन अब एनालिसिस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल को कमेटी को भेजा नहीं जाता। ऊपर से ओके हो गई है साहब की, इसलिए आपने उसको ओके करना ही करना है, सिंपल। प्रेशर ऑन इंडिपेंडेंट बॉडीज, जो वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस है, वॉचडॉग का क्या मतलब होता है? वो इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है ये देखना कि सरकार ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, उनका यही काम है। फॉर एग्जाम्पल सीएजी, सीएजी का क्या काम है? कि सरकार कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा, जहां पे हो रहा है वहां पे उसको पकड़ा जाए, नंबर्स के थ्रू, ऑडिट के थ्रू। एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना? तो कौशल विकास योजना में क्या, स्किल डेवलपमेंट। उसके लिए बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह हैं, छोटे छोटे स्किल सेंटर्स, उनको पैसे दिए जाते हैं। एंड उनके साथ में जो लोग स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो बच्चे स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी पैसे मिलते हैं। अभी सीएजी की रिपोर्ट में पता चला है कि सरकार कह रही है हमने डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली बच्चों के खाते में पैसे डाल दिए थे। पता चला कि जो अपने 10,000 करोड़ थे मेरे ख्याल से दिए थे, उनमें से 95% जिन खातों में पैसे गए हैं वो हैं 0,0,0,0,0,1,1,1,1,1। मतलब आपने पेपरों में दिखा दिया कि हाँ हमने सीधा बच्चों के बैंक में पैसे डाले, बट कौन से बैंक में पैसे गए, किसके बच्चे के पैसे खाते में पैसे गए, लिखा ही नहीं। डमी चीजें लिखी हुई है। एक ही इंस्टीट्यूट की स्किल सेंटर की फोटो चार चार स्टेट्स में डाली हुई है। फर्जीवाड़ा चल रहा है प्रॉपर। फिर सरकार ने उसमें एफआईआर लिखवाई है बेस्ड ऑन द सीएजी रिपोर्ट। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो भी सीएजी में बंद पड़ी हुई हैं। 2019 से पहले पीएलएफएस डेटा आना था कि कितनी बेरोजगारी है। सरकार ने कहा अभी रहने दो, पहले इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन होगा उसके बाद सरकार ने रिलीज करने दिया उसको। तो जो वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुद ही चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं फायदा नहीं है बोलने का। ठीक है? तो सेंट्रलाइज्ड पावर बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। अरे वहां का राजा तानाशाह था, उसने जो आदेश दिया वो देश चमक गया, ऐसे सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। इससे तानाशाही से क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कंट्री अंदर से खोखली होती रहती है। तो ध्यान रखो, अगर आपको देश की तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप से नहीं आती, डिबेट से आती है। तो डी फॉर डिबेट, ना कि डिक्टेटरशिप। अगला आर्टिकल है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स के बारे में, जो डायरेक्टली लोगों के खाते में पैसे सरकार डालती है। ठीक है? तो उसमें लिखा है कि कैश ट्रांसफर, सॉरी पहले इसकी समरी देख लेते हैं। समरी बहुत सिंपल सी है। अभी दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना लॉन्च करी है, इसमें महिलाओं को 2,500 रुपये पर महीना दिया जाएगा। और इसमें लिखा है कि बाकी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है? और इससे बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बिकॉज इससे विमेन की हेल्थ, फूड, एजुकेशन स्पेंडिंग वगैरह बढ़िया होती है, और नो डाउट बढ़िया चीज़ें हैं ये। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जितना सरकार खर्चा करती है एजुकेशन और हेल्थ पे, सोशल सेक्टर पे, तो सोशल इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली थोड़ी कम हो रही हैं। सरकार इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। इनफैक्ट आपको शायद पता ना हो, मैंने शायद बताया था आपको किसी लेक्चर के अंदर, कि इसरो का जितना टोटल बजट है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने सारे पैसे होंगे। ठीक है? उतने पैसे महाराष्ट्र अकेला अपनी एक स्कीम पे खर्च कर रहा है, लड़की बहन स्कीम पे, जिसमें महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। सोचो, मतलब अगर रातों रात सरकार इसरो का बजट डबल ट्रिपल चार गुना कर दे, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है पैसे, और यहाँ पर तो सिर्फ एक स्टेट की एक स्कीम की बात कर रहे हैं हम। मतलब पैसे का कंपैरिजन देख रहे हो आप? तो फिर ये जो साइंटिस्ट छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी 120 साइंटिस्ट छोड़ गए इसरो को, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। और चाइना हमसे इतना आगे है, नासा इतना आगे हमसे, ठीक है ना, हम पीछे के पीछे ही रहेंगे। मतलब क्या बोला जाए। एनीवेज, अभी जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है कि कैश ट्रांसफर बढ़िया है, दे कैन सप्लीमेंट द पब्लिक सर्विस बट कैन नॉट सब्सटीट्यूट देम। सप्लीमेंट कर सकता है, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ इस चीज का? शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में इसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर आप ये लिखोगे कि आपने किसी को पैसे तो दे दिए, लेकिन किसी की जेब में अगर पैसे आ गए तो क्या उस गांव में स्कूल बन जाएगा? क्या उस स्कूल में अस्पताल आ जाएगा? अरे खर्च कहां पे करें पैसे को, ये भी तो समझो। ठीक है ना? एक गांव में स्कूल, अस्पताल, पानी कुछ नहीं था, लोग कंप्लेन करते थे। तो सरकार ने कहा बड़ा मुश्किल काम है, तो एक काम करते हैं, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ जी, ये सबको 2-2 हजार महीना दे दो। ठीक है सर, दे दिए। लोग खुश हो गए, लोगों ने वोट दे दिए, सरकार भी खुश, लोग भी खुश। बैंक में पैसे आ गए, हाँ जी आ गए। अमीर बन गए, हाँ जी बन गए। दारू पे उड़ा दिया, हर चीज में उड़ा दिया, लेकिन जो स्कूल था वो तो बना ही नहीं आज तक। हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो बने ही नहीं आज तक। कोई बात नहीं, पैसे तो आ गए ना, खिला पिला दिया ना, बस बहुत है जी हमारे लिए। दूसरी पार्टी ने तो कुछ नहीं खिलाया हमें, हम क्या वोट दें? हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहो तुम। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर।
कि पब्लिक सर्विस को सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर पब्लिक सर्विस है अवेलेबल, उसको एक्सेस करने में आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। इस पैसे से ये मनी इज नॉट अ सब्सटीट्यूशन ऑफ द स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह है। ठीक है, तो सप्लीमेंट कैसे करते हैं कि लोगों को पैसे मिलते हैं तो अच्छी बात है यार, लोग अपना थोड़ा डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, इससे लीकेजेस कम होती हैं। जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले बिचौलिए होते, तब सरकार सीधा पैसा भेज देती है। तो डीबीटी कब लॉन्च हुई थी? डेट बताओ, डेट 1 जनवरी 2013 इंडिया की 43 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुई थी, और धीरे धीरे सभी स्कीम्स में, और धीरे धीरे बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया फिर। ठीक है ना, एंड इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। कोई भी क्राइसिस वगैरह होता है तो सरकार और थोड़े पैसे भेज देती है अकाउंट के अंदर, तो बढ़िया चीज है ये। लेकिन ये पब्लिक सर्विसेज को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। कैश से स्कूल बिल्डिंग नहीं बन जाएगी, अस्पताल, सड़क, ये चीजें नहीं बन जाएंगी, पानी नहीं आ जाएगा। लोग अभी भी, कोई बीमार होता है उसको चारपाई पे 4 लोग लेके चल रहे होते हैं नियरेस्ट अस्पताल में, की सड़क ही नहीं है वहां पे। ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज ऐसे इलाकों में खुद आएगी नहीं। प्राइवेट कंपनी कहेगी मेरे को तो प्रॉफिट से मतलब है ना, मैं लॉस मेकिंग वेंचर क्यों करूंगा? जहाँ पे लोग रहते हैं बहुत सारे, यहाँ पे सड़क है, लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मैं तो वहीं पे इन्वेस्ट करूंगा। तो प्राइवेट कंपनी वहीं पे जाती है सिर्फ। प्राइवेट कंपनी कभी रिमोट एरियाज में जाएगी नहीं, वहां पे सरकार को जाना होता है। दूसरी बात, आपने कहा जी हम 2,500 रुपये महीना दे रहे हैं, कब? आज, 6 महीने बाद, अगले साल, उसके अगले साल, वो 2,500 के 2,500 ही रहेंगे ना यार, जब तक इलेक्शन नहीं आएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है हर साल। जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपके पैसे की कीमत कम हो रही है ना, परचेजिंग पावर कम हो रही है आपकी। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हम गेहूं खरीदने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, कल को गेहूं महंगा हो गया तो लोग कम गेहूं खरीद पाएंगे, रादर अब सीधा गेहूं ही दे दो ना। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का भी एक फैक्टर होता है। एंड ये जो पैसे दे रहे हो, ये तो आप सिर्फ कुछ ही लोगों को दे पा रहे हो ना, या आप हर किसी को दे रहे हो? क्या ये यूबीआई है? यूबीआई तो नहीं है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो नहीं है, ये कुछ लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर अच्छा स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह बनाओगे, उससे तो सभी को फायदा होगा ना यार, सभी को फायदा होगा, सिर्फ एक बंदे को थोड़ी ना फायदा हो रहा है उससे। ठीक है, तो कैश ट्रांसफर से वेलफेयर सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, लेकिन इट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर स्टेट विदड्रॉल। अब सरकार क्या कर रही है आजकल कि स्कूल हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, तो रादर हमने पैसे दे दिए, भैया खुद ही ले लेना अपना स्कूल हॉस्पिटल। कैसे लेगा, बंदा है ही नहीं वहां पे। तो इट इज गुड, बट इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हमने पैसे दे दिए हैं, अब हम स्कूल हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगला एडिटोरियल इलेक्शन कमीशन के बारे में है। ठीक है, ईसी इज रियल टेस्ट विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑपोजिशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक तरह से रेफरी है, और रेफरी अगर न्यूट्रल नहीं है तो ऑब्वियसली गेम का वो मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, तो रेफरी शुड बी न्यूट्रल, सिंपल से इसका यही कंसेप्ट है। तो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस कैसी है, ये आप सिर्फ ये नहीं देख के बताओगे कि इलेक्शंस हो गए, हाँ जी हो गए, पीसफुल थे, हाँ जी पीसफुल थे, मतलब ईसी अपना बढ़िया काम कर रहा है, नहीं। ईसी के पास बहुत सारी पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसका रीजन ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसलिए दी गई है ताकि बिना किसी इन्फ्लुएंस के वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाए। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रेट किया है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करते हुए ईसी को पूरी निष्पक्षता दिखानी चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से लगाना चाहिए एमसीसी। अब ये एमसीसी लगा ही क्यों था पता है आपको? क्योंकि ये तो कॉमन नॉलेज है कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, ज्यादा सरकारी रिसोर्सेस हैं। ये तो गलत बात हो गई है कि नहीं? तो फिर इक्वल्स का मुकाबला तो वही नहीं। तो रूलिंग पार्टी अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना कर पाए, इसीलिए एमसीसी लाया गया था, राइट? लेकिन अभी क्या होता है, अभी एमसीसी लागू किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ विपक्ष के लिए, तो उल्टा ही कर दिया, मतलब उसका आपने पर्पस ही बिल्कुल डिफीट कर दिया एमसीसी लाने का। ठीक है ना, अब आपको इलेक्टोरल रोल रिवीजन करने हैं, बिल्कुल करने चाहिए। अब कब क्या चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है, आप क्या कह रहे हो? इससे पहले कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे इलेक्टोरल रोल्स बने हैं, रिवाइज हुए हैं, नाम हटे हैं, आए हैं। तो जो भी लेटेस्ट इससे पहले रहा है, आप उस इलेक्टोरल रोल को उठाओ, उसको रिव्यू करो पूरा, जो भी अपने एसआईआर वगैरह करना है उसमें करो, कि कौन कौन लोग हैं, किन किन का नाम था, सही था गलत, तो उसको रिव्यू करो बढ़िया से। कौन रोक रहा है आपको? करो एसआईआर आप। लेकिन एसआईआर में ऐसा क्यों लिख दिया आपने कि 2002 वाले रोल को ही हम सही मानेंगे? क्यों भैया?
उस समय कोई एलियन टेक्नोलॉजी आई थी कि उस समय के रोल एकदम बढ़िया है, उसके बाद दूसरी सरकार आ गई तो उसका सारे रोल्स बेकार हो गए? और 2014 से तो आप ही की सरकार है, उसके बाद के जो इलेक्टोरल रोल बने आप उसको भी नहीं मान रहे हो। मतलब इसका जो रीजन है एक्चुअल वो आपको नहीं बता पाऊंगा वीडियो के अंदर, बिकॉज वो बहुत ही अलग बात हो जाएगी, ठीक है ना। बट इट इज यूजलेस थिंग, मतलब इट इज कितनी सेंसलेस बात लग रही है कि भारत सरकार कह रही है कि हम अपने ही डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानेंगे, हम तो सीधा 20 साल पुराने 25 साल पुराने डॉक्यूमेंट को मानेंगे और 2 साल पुराने डॉक्यूमेंट को मानेंगे ही नहीं हम। अरे भाई जो भी लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल था जिस भी स्टेट में बना था, आप उस पर एसआईआर लगाओ, हर बंदे से पूछो भाई ये बंदा है नहीं है, डॉक्यूमेंट लाए, जो भी करना आपने करो उस बंदे का। ये 25 साल पुराने वाली क्या कहानी है ये, ठीक है ना। तो इन चीजों से क्या है कि इलेक्शन कमीशन के एक्चुअल वर्किंग पे संदेह होता है। लीगल सेफगार्ड्स जो है तो हैं, सरकार ने लीगली इसके सेफगार्ड कम नहीं किए हैं, लेकिन इसका जो पोस्चर है वो काफी बेंट हो गया है, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको डुप्लीकेसी हटानी है तो डुप्लीकेसी हटाने के लिए आधार बेस्ट है भाई। एक तो अगर आपने सिटीजनशिप टेस्ट करनी है वो अलग इशू हो गया, लेकिन अगर आपने देखना है कि एक ही बंदा 4 4 जगह वोट डालता है तो आधार नंबर एक है, आप आधार नंबर से डी डुप्लीकेशन तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो डी डुप्लीकेशन? आप क्या दिक्कत हो रही है उसमें? कोई रीजन दो ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी से पूछा गया था कि सर आपको डी डुप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो तो आप सिंपली इलेक्टोरल आधार बेस को लिंक करो और काम हो जाएगा फटाफट। घुमा दिया आंसर, आंसर ही नहीं दिया उस बात का, ठीक है ना। वीडियो मांगी तो अपनी माता बहनों की वीडियो नहीं दे सकते, क्यों ओयो रूम की वीडियो मान लिया? मतलब इसमें मीम्स चल रहे हैं काफी, ठीक है। एनीवेज, ये होगी प्रैक्टिकल बात है। एग्जाम में क्या लिखना है आपने? एग्जाम में सिंपल सी बात आपने लिखनी है जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट मेरली अ लीगल सेफगार्ड बट अ इंस्टीट्यूशनल पोस्चर। टीएन सेशन थे, तो टीएन सेशन क्यों बढ़िया काम कर पाए? कि उनको सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी थी? नहीं भैया, जो पावर्स टी एस सेशन जी के पास थी वही पावर्स ज्ञानू के पास, ज्ञानेश कुमार जी के पास है, सेम पावर्स हैं, लेकिन कोई अपनी शक्तियों का सही सदुपयोग करता है, कोई गलत उपयोग करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही है कि लीगल सेफगार्ड्स तो हैं जो हैं, लेकिन उन पावर्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो ईसी के हाथ में है, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। पॉलिटिकल प्रेशर रेजिस्ट करना चाहिए, एमसीसी स्पेसिफिकली रूलिंग पार्टी के खिलाफ लगाना चाहिए, और लगा रहे हो तो अनबायस्ड तरीके से लगाओ, लेकिन आप एमसीसी लगा रहे हो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ, तो वो चीज गलत हो गई, बिल्कुल ही सेंसलेस बात हो गई वो। कि एमसीसी का पर्पस ही था रूलिंग पार्टी अपना सरकारी मशीन को ना यूज कर पाए, ठीक है ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जो भी इलेक्शन शेड्यूल्स हैं, सिंबल्स हैं या ट्रांसफर होता है ऑफिसर्स वगैरह का, फेयर होना भी चाहिए और लोगों को दिखना भी चाहिए कि उसमें कोई बायसनेस नहीं है, राइट। एंड कई लोगों को थोड़ा सा लालच होता है कि देश गया भाड़ में, लेकिन मेरे को रिटायरमेंट के बाद और पैसा चाहिए। पहले तो 40 साल की सर्विस में खूब पैसा कमाया, उसके बाद 60 साल के बाद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे भूखा मर जाऊंगा, मैं पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो मेरे को और सरकारी नौकरी चाहिए और मुझे और ज्यादा पोस्टिंग्स चाहिए। तो अलग अलग पोस्टिंग के लालच के चक्कर में ना कई लोग डिसीजन दे देते हैं सरकार की फेवर में, ठीक है ना। वीक एक्शन, ढंग से एक्शन लेते नहीं जब कंप्लेन आती है। सेलेक्टिव साइलेंस, कभी बोलता है इसी, कभी नहीं बोलता है। जब विपक्ष कुछ हंगामा करेगा तो बोलेगा विपक्ष के खिलाफ, सरकार बोलेगी तो कुछ एक्शन नहीं लेता। एंड डिलेड डिसीजन, डिसीजन कब होते हैं? डिले होते हैं, कि उनका फिर कोई फायदा नहीं रह जाता। इससे जनता के मन में क्रेडिबिलिटी थोड़ी टूटती है, ठीक है ना। कितनी बार ईवीएम्स के ऊपर आ चुका है, ईवीएम बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब न्यूज आती है, राजस्थान की कई बार न्यूज आई है कि बीजेपी एमएलए के घर से ईवीएम मिल रही है, ठीक है ना। अभी ईवीएम में वीवीपैट की काउंटिंग होनी थी तो वेस्ट बंगाल में एक बिल्डिंग में आग लगी, वीवीपैट जल गई, सारी आग लगी थी नीचे और ऊपर सारी वीवीपैट जल गई, वो ईवीएम जल गई, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है लोगों का फिर। अ ब्रॉड बेस्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक पैनल होना चाहिए, क्योंकि एम्पायर की बात है तो एम्पायर को एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग नियुक्त करेंगे, ये तो सही बात नहीं है। तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एक सरकार का बंदा, एक विपक्ष का बंदा और एक कोर्ट का बंदा, 3 बंदे आ जाओ, इसी को अपॉइंट कर लो। किसी की मेजोरिटी नहीं है इसमें, ना विपक्ष की मेजोरिटी, ना किसी की मेजोरिटी नहीं है इसके अंदर। सरकार ने कहा नहीं, हमारा दबदबा होना चाहिए, राइट। तो इलेक्शन पैनल न्यूट्रल होना चाहिए। बाकी मैं बता रहा हूँ, मैंने जो अभी जीएस के ना नोट्स निकाले थे, GS2 एंड GS3 के, तो उनमें हर टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से टैकल किया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर। तो उसमें हमने बाकी कंट्रीज का भी एग्जाम्पल दिया है कि बाकी कंट्री में तो इलेक्शन होते हैं ना, तो वहां पे वो इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोगों में सोसाइटी वहां कितनी करप्ट हो गई थी कि वो अपार्थाइड को बढ़िया चीज मानते थे,
भेदभाव को सही मानते थे वो लोग। तो ऐसी सोसाइटी में, उसी सोसाइटी में से लोगों को निकालोगे बाहर और इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे, उनको सीएजी बनाओगे, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पे बनाओगे, तो लोग कैसे, वो भी तो गंदे लोग ही होंगे। तो आपने इन इंस्टीट्यूशन से पूरी पकड़ बना के रखनी है, मतलब पकड़ इन द सेंस कि उनको कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि उनकी इंडिपेंडेंस देनी प्रॉपर, कि कोई उनके ऊपर पकड़ ना बना ले, है ना। तो उसके लिए वहां पे चैप्टर 9 इंस्टीट्यूशन होते हैं, मगर चैप्टर 9 है, चैप्टर 5 इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ है वहां पे। तो ई बुक्स में सब लिखा हुआ है, उन ई बुक्स के अंदर GS2 एंड GS3 की जो है। तो बाकी कंट्री से एग्जाम्पल भी हैं। ध्यान रखो, हमारी जो भी समस्याएं हैं, वॉट एवर प्रॉब्लम्स इंडिया फेसेस, दे आर नॉट यूनिक। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी यूनिक नहीं है, वो बाकी देशों में भी होती हैं। बस आपने देखना है कि कौन सा देश उसको कैसे टैकल कर रहा है। ठीक है। एंड कुछ साल पहले एक इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने, अशोक लवासा जी, तो उन्होंने फिर रिजाइन भी करना पड़ा उनको, ठीक है ना, ऐसे कुछ हुआ था मेरे ख्याल से। ठीक है। तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट वगैरह है तो आपको ट्रांसपेरेंटली उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस सिर्फ ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है, बढ़िया चीज है, नहीं, उसकी प्रैक्टिस करो ना, उसको यूज करो। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाया गया है तो उसको यूज करो। TS शेषन जी ने यूज किया था ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है। यू नीड अ स्पाइन टू टेक एक्शन। ठीक है। तो अगला एडिटोरियल है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फेसेस एन एथिकल क्वेश्चन। क्या चीज है भाई? देखो, इंडिया इजराइल वॉर के बारे में है, सॉरी, इंडिया इजराइल पार्टनरशिप के बारे में है ये, कि अभी गाजा में इतना सब कुछ कर रहा है इजराइल, तो इंडिया वेपन सप्लाई कर रहा है। इजराइल के बहुत सारे वेपन्स इस समय इंडिया में बन रहे हैं। आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, अभी इजराइल के टीवी पे, मीडिया पे, किसी में चैनल में दो एंकर्स जोक भी कर रहे थे कि हमारे पास वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं। अरे, देर आर 1 बिलियन पीपल हु आर मेकिंग वेपन्स फॉर अस। बड़े खुश होकर बता रहे हैं कि हमने इंडियंस को काम पे लगा दिया है, वो वेपन्स बना बना के भेज रहे हैं हमें। ठीक है ना। तो इसराइल के बहुत सारे वेपन्स इंडिया से जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका हिस्टोरिकल रीजन भी है, इसराइल ने भी हमारी काफी हेल्प करी थी, जैसे कारगिल वॉर में जो हाई ऑल्टीट्यूड पे पाकिस्तान के जो ठिकाने थे, उसके ऊपर हमें जो बम गिराने थे, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स गिराने थे, तो इसराइल ने फटाफट एकदम वॉल लेवल पे उसने हमारी हेल्प करी थी। हमारे मिरेज 2000 जेट्स में उसने वो इंस्टॉल करवाए थे। ठीक है ना। तो उसने हमारी बहुत हेल्प करती है, हमें बहुत सारा असला बारूद दिया था इसराइल ने, तो वो एक बढ़िया चीज है। उसके बाद से पिछले 25 सालों के अंदर इंडिया इसराइल की दोस्ती काफी बड़ी है। इसराइल ने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी दी है, एंड अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडिया में लगाई भी है, और इसीलिए इंडिया अब बहुत सारे वेपन सप्लाई कर रहा है। बट ऑल्टर, मतलब साइमल्टेनियसली हम पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा कभी भी कि क्या इंडिया को करना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस तरह से बैलेंस करें दोनों चीजों को। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन जो एडिटोरियल आपको एथिकल क्वेश्चन के बारे में, आर्म सप्लाई के बारे में, तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम के अंदर? वो आएगा, critically evaluate the ethical implication of India's defense exports to countries engaged in international humanitarian crisis। यहाँ पे इसराइल का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भी कहीं पे वॉर चल रहा है, लोगों को, बेकसूर लोगों को दिन रात कॉन्टिन्यूसली मारा जा रहा है, हम वहां पे अगर वेपन्स भेज रहे हैं, वी आर ऑन द साइड ऑफ द ऑपरेसर, तो ये कितना सही है, इसकी क्या एथिकल इंप्लीकेशंस है। ये GS2 में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड GS4 में भी आ सकता है। ठीक है। जो वॉर एथिक्स होता है, वॉर एथिक्स का ही क्वेश्चन है। तो इसमें बढ़िया सा लिखो, स्टार्टिंग एकदम दमदार होनी चाहिए। व्हेन वेपन सेल्स कोलाइड विद ह्यूमन लाइव्स, नेशन फेसेस अ हार्ड टेस्ट बिटवीन प्रॉफिट्स एंड प्रिंसिपल्स। इट्स अ गेम ऑफ प्रॉफिट वर्सेस प्रिंसिपल। ठीक है। तो आप लिखो कि ठीक है, हमें वेपन्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ होता है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसी चीज में है कि क्योंकि इसराइल हमें टेक्नोलॉजी देता है, हमें वेपन्स देता है, तो हम उसको वेपन्स दे रहे हैं। ठीक है। हमें अपनी उससे मतलब है। एंड सेकेंडली, जब हमारे यहाँ वेपन्स बनते हैं इतने सारे, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जब वेपन्स बेचते हैं तो हमें इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉरेक्स भी मिलता है हमें अच्छा खासा, है ना। तो ये नेशनल इंटरेस्ट की बात हो गई। फिर एथिकल इंप्लीकेशंस एंड ग्लोबल स्टैंड्स। लोग मर रहे हैं, मजाक की बात नहीं है। ठीक है। हम अगर कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे कोई किसी को मारे जा रहा है, एंड हम इस बंदे को सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स, तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो हेल्पिंग दैट पर्सन इन दोज डेथ्स। ठीक है ना। तो आपने किसी को गोली नहीं मारी, लेकिन आपका दोस्त गोली मार रहा था, तो आप उसको बंदूक सप्लाई कर रहे हो, तो पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी?
आप लोगों से मैंने तो गोली नहीं चलाई, मैंने तो उस बंदे को दी थी, मुझे नहीं पता ये क्या करेगा, मुझे तो लगा ये उससे पेड़ पौधे उगाएगा बंदूक से, है ना। ग्लोबल प्रेसिडेंट्स, अब बाकी कंट्रीज है, जापान, इटली, इटली तो मेलोनी जी है वहां पे, लेकिन उन्होंने भी, कनाडा, स्पेन, कई कंट्रीज हैं, बेल्जियम, बहुत सारी कंट्रीज ने 2-3 साल पहले ही रोक दिए थे सेल्स, कि हम इसराइल को कोई भी सेल नहीं करेंगे, बिकॉज इसराइल कोई बदला बदला नहीं ले रहा है, इसके सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, कि पिछले 50-70 साल में इसने यही काम किया कि धीरे धीरे अपने एंक्लेव्स बनाता है, इसराइली सेटलर्स को सेटल करता है, एंड और ज्यादा टेरिटरी पे कब्जा करता रहता है, ठीक है ना, तो ये काम उसका बहुत पुराना है, इसलिए कंट्रीज ने कहा बहुत ज्यादा हो गया इसका, हम इसको वेपन्स वगैरह नहीं देंगे। मॉरल इमेज, अगर हम कॉन्टिन्यूसली इग्नोर करते रहेंगे इन चीजों को जो सफरिंग चल रही है, और वेपन्स देते रहेंगे, तो अब हमारी मीडिया हमें नहीं बता रही चीजें, लेकिन बाहर तो लोग बात कर रहे हैं ना, तो जब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ वॉइस ऑफ पीस, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, है ना, एंड वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो जो ग्लोबल साउथ के लोग मर रहे हैं, आसपास की कंट्रीज हैं, वो कहेंगे सर कहाँ है हमारा लीडर, क्या कर रहा है हमारा लीडर, वो सिर्फ जब बड़ा कॉन्वोकेशन होगा, बड़ा कन्वेक्शन होगा G20 को, तभी आएगा हमारा लीडर, अभी क्या कर रहा है, सवाल उठता है ना फिर। तो रियल पॉलिटिक, नेशनल इंटरेस्ट में जस्टिफाई टुडेज एक्सपोर्ट, लेकिन इतिहास में सिर्फ ये छोटी मोटी चीजें नहीं लिखी जाती, उसमें यह भी देखा जाता है कि जब कोई जंग हो रही थी तो उसके लिए असला बारूद कहां से आ रहा था, उसकी फंडिंग कहां से आ रही थी, फंडिंग का सोर्स बताओ, ठीक है। अगला एडिटोरियल है, दिल्ली ढाका नीड्स रीसेट, मस्ट लेट गो ऑफ पॉलिटिकल बैगेज, ठीक है। तो आपको पता है कि 1971 के बहुत बाद तो हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं बांग्लादेश के साथ में, है ना, लेकिन अब पिछले 10-12 साल में रिलेशंस एकदम बिगड़ गए हैं। तो उस आर्टिकल में वही दिया हुआ है कि अब जो हुआ हुआ, अब नई सरकार आई है तो हमें मिलजुल के काम करना है, पड़ोसी पड़ोसी बदल नहीं सकते हम, तो हमें काम करना पड़ेगा साथ में मिलकर, ठीक है, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे क्वेश्चन है कि अब वहां पे जो नई सरकार आ गई है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ, एक तो 2024 में काफी दंगे फसाद हुए, फिर भी इलेक्शन हुए 26 में, नई सरकार बनी है बीएनपी की, तो अभी हमें इंडिया को क्या करना चाहिए, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ में, वो इस आर्टिकल में, ये आंसर में आपने बताना है। तो बीएनपी पावर में आ गई है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे एक ऐसी सरकार आई है जो जनरली थोड़ी एंटी इंडिया रही है, ठीक है, शेख हसीना की सरकार तो है नहीं अब वहां पे। इम्प्लीकेशंस ऑफ द ट्रांजिशन, अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि पहले प्रो इंडिया सरकार थी, अब एंटी इंडिया सरकार आ गई है, तो जो ट्रांजिशन हुआ है इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, इम्प्लीकेशंस ये है कि जो बांग्लादेश है वो अब और ज्यादा पाकिस्तान और चाइना के पास जाएगा, और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो आज तक बहुत पहले हुआ करती थी, कि अब फिर से बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स पाकिस्तान जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, इनकी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होगी, बहुत सालों के बाद एक पाकिस्तानी शिप बांग्लादेश पहुंचा है, बांग्लादेश चाइना से सबमरीन्स खरीद रहा है, एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स खरीद रहा है, किसके लिए, बांग्लादेश को किससे खतरा है, ठीक है। मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट, ये क्या हुआ, क्या 10-12 साल में ऐसा सोचा कभी आपने, पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर क्या हो गया, जो कहते हैं पंचिंग बैग, जैसे हिटलर था, हिटलर क्या करता था कि देश में कोई भी समस्या होती थी ना, वो कहता था ज्यूज आर रिस्पॉन्सिबल, ज्यूज की वजह से महामारी हुई है, प्लेग हो गया, जो भी हुआ, इकोनॉमी बेकार जा रही है, ये जो ज्यूज है ना, घुसपैठियां, ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही वाली चीज है कि पिछले 10-12 साल में हमने बांग्लादेशी, ये जो शब्द है बांग्लादेशी, इसको गाली बना दिया है इंडिया के अंदर, हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन जिसको गाली पड़ रही है उसके लिए नॉर्मल नहीं है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहाँ पे गाली देते हो लोगों को, और वहां पे उनकी स्क्रीन पहुंच जाती है कि ये इंडिया के पॉलिटिशियंस कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो इसलिए 10-12 साल में वहां के जो आम नागरिक हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके मन में इंडिया के प्रति पूरी तरह से जहर आ गया है कि यार इंडिया के लोग हमें किस तरह से बातें करते हैं हमारे खिलाफ, और थोड़ा बहुत माइग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, इलीगल माइग्रेशन तो इंडिया से यूएसए के अंदर भी होता है कि नहीं होता है, अभी कितने सारे इंडियंस को यूएसए ने डिपोर्ट किया है, तो क्या यूएस का प्रेसिडेंट इंडियंस को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, इंडियंस को गाली देगा कि इंडियंस ऐसे हैं, नहीं बोलेगा ना यार, लेकिन इंडिया के लोग तो बोलते हैं बांग्लादेशियों को,
हमने तो वही इमेज बना दी है। तो वहां के बहुत से पॉलिटिशियन हमारे पॉलिटिशियंस कई बार कह चुके हैं कि सर आप लोग ऐसी लैंग्वेज यूज मत कीजिए, ऑफिशियली बोल चुके हैं, लेकिन इंडियंस बाज नहीं आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहां की जनता में एंटी इंडिया फीलिंग्स आ गई हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टी प्रो इंडिया थी तो वो तो हार ही इलेक्शन, शेख हसीना हार गई। और जो एंटी इंडिया पार्टी तो उन्होंने कहा बढ़िया है, जब लोग चाहते हैं कि वी शुड बिकम एंटी इंडिया तो वी विल बी एंटी इंडिया, इसलिए वो पार्टी जीत गई वहां पे। अब कर लो क्या करोगे। द शेख हसीना इरिटेंट, ठीक है, इंडिया ने भी फिर शरण दे दी बढ़िया से। हालांकि जब इंडिया से लोग भागते हैं तो लंदन जाते हैं, केमन आइलैंड जाते हैं, ठीक है ना। शेख हसीना जी हमारे पास आ गई, अरे इनको लंदन भेज देते यार, चाहे उनका खर्चा भर देते होटल का, लेकिन उनको लंदन भेज देते ना। इंडिया में क्यों रखा है आपने, और उस सरकार को चढ़ाने के लिए क्यों पंगे ले रहे हो, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, बी प्रैक्टिकल। कोई शादी थोड़ी ना कर ली अपने बांग्लादेश के साथ में, भी पड़ोसी है, बात करनी है बात करो। जो भी सरकार है उसके जो भी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट से बात करो, उसको क्या चाहिए उसके उसको एंगेज करो। ये तो करते हैं हम लोग, ठीक है। हॉल्ड द रिटोरिक, और जो गाली गलौज चलती है बांग्लादेशियों के खिलाफ, और गाली गलौज बंद करो यार। अभी देखो यूएस ने कैसे ट्रीट किया, यूएस ने कहा भाई ये हमें इलीगल इंडियन पकड़ा गया, उसको डिपोर्ट कर दिया, तो हमें वही काम करना है। जो इलीगल बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है उसको डिपोर्ट कर दो, बात खत्म। फेंसिंग करनी है फेंसिंग करो, लेकिन नफरत क्यों बढ़ा रहे हो, बुरा भला पूरे देश को क्यों कह रहे हो, ठीक है। तो स्टॉप द रिटोरिक, नफरत बंद करो, एक्शन नॉट जस्ट वर्ड्स। अभी क्या है कि चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी यूज करता है, उसका बहुत सारा पैसा है, तो छोटी छोटी कंट्रीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले आता है वो। इंडिया वो काम नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मानता हूं मैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं ऑलरेडी, जो हमने वादा कर दिया है यार, उसको तो पूरा करो। कई प्रोजेक्ट्स है बहुत स्लो चल रहे हैं, हमारी तरफ से डिले हो रहा है, कम से कम उसको तो पूरा कर लो। अगर चाइना को मैच नहीं भी कर सकते, जो आपका काम है वही कर लो कम से कम। लेवरेजिंग सॉफ्ट पावर, पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज करो, वहां पे लोगों के अंदर जितनी नफरत आई है उसको थोड़ा कम करो, ठीक है। तो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम ये जो तोड़ने वाली पॉलिटिक्स है उसको बंद करो, और डिप्लोमेसी में जैसे मेच्योर डिप्लोमेसी कंट्रीज डिप्लोमेसी अपनाती हैं, उस तरह से अपने पड़ोसियों को अपनी तरफ लो।